नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान की राजनीति में जहां एक तरफ कांग्रेस की कलह जग जाहिर थी, वहां बीजेपी की सिर्फ फुटोवल भी अब सामने आ रही है, सड़कों पर आ रही है। हालांकि विधानसभा चुनाव से पहले भी थोड़ी सी तस्वीर देखने को मिली थी, लेकिन अब सीधे सीधे जो गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्र के मंत्री हैं उन पर हमले हो रहे हैं। दिया कुमारी की बैठक से कल अनीता बघेल उठकर गई थी, हमने बताया था। उदयपुर, जोधपुर, सब तरफ जिस तरह बीजेपी की अंदरूनी कलह अब सामने आ रही है, इससे समझ में आता है कि अंदर भले ही 400 पार का नारा हो, लेकिन अंदर में जो कुलबुलाहट है, जो परेशानी है, वो समय समय पर सामने आना शुरू हो चुकी है। लोकसभा चुनाव से पहले ये कितना बड़ा रूप लेगी, ये एक सवाल है। इसी के बीच राजस्थान सरकार, भजन लाल सरकार द्वारा किए जा रहे तबादलों को लेकर भी बड़ी बड़ी लिस्ट इतनी जबरदस्त हर दिन आ रही है, लेकिन हर तीसरे दिन लिस्ट बदली भी जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि दोनों उप मुख्यमंत्रियों के भी जो निजी सहायक हैं उनको भी बदला गया, उनकी मर्जी से नहीं दिया गया। राजनीति बहुत चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री के विशेष सलाहकार रहे, सब कुछ रहे, देवाराम सैनी को बांसवाड़ा से बीकानेर लगाया गया है। और भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनकी हम चर्चा करें तो 3 दिन पहले जिनका ट्रांसफर कहीं और हुआ, 3 दिन बाद उनका लिस्ट में दोबारा नाम आया। ऐसा क्यों हो रहा है? ये सवाल है जो राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है। हम इसका जवाब अगले 1 घंटे हमारे खास मेहमानों के साथ ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ करणवीर राजपुरोहित कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, गोविंद छेपा जी बीजेपी से, जगदीश शर्मा ऑडियो गया मीना जी। ये मीना जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, आपका ऑडियो शायद या तो म्यूट पे है या हमें आवाज नहीं आ रही है मीना जी आपकी। अपन साथ ही चलते चलते। अच्छा तू तो नहीं, आपको कोई चेक करवाना पड़ेगा मीना जी, कहीं मतलब आवाज बिल्कुल नहीं आ रही हमें। मुझे तो नहीं आ रही, कम से कम बाकी लोगों का मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। यू गेट योर ऑडियो चेक बेसिकली। सब्जी खाएंगे और मूल भी नहीं खाएंगे, ये वजन नहीं। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? गोविंद छिपा जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आ रही है थोड़ी थोड़ी जी, थोड़ी खरखराहट की शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। थोड़ी खरखराहट के साथ आ रही है। जी जी, इसको भी ठीक करेंगे। राजेंद्र भानावत जी, शुरुआत हाँ। आपसे करते हैं। जिस हाँ, तरह बताइए। की चर्चाएं, राजेंद्र भानावत जी, ये जो बार बार एक व्यक्ति का नाम 2 दिन बाद वापस लिस्ट में आना, 3 दिन बाद आना, 5 दिन बाद आना, और एक नहीं, ऐसे कम से कम 20 से 25 ऑफिसर्स हैं अलग अलग कैटेगरी के, जिनका इस तरह तबादला हुआ है। इसका क्या कारण आपको इतने लंबे अनुभव के बाद समझ में आता है? कि क्या मजबूरी रहती है सरकारों की, प्रेशर होता है, क्या वजह रहती है? जब देखिए सरकार, मुझे 2-3 कारण लगते हैं। अधिकारी तो खैर हमेशा चाहते हैं कि अपनी पसंद की जगह पे लगना। एक तो अधिकारी चाहते हैं कि अपनी पसंद का स्थान भी चयन करें और अपना पसंद का अपना पद भी चयन करें। कई अधिकारी होते हैं, साथी अधिकारी बहुत सारे ऐसे हैं जो खुद इस काम में बड़ा माहिर होते हैं, कहाँ लगना है, किस पद पे लगना है, इसकी जुगाड़ में हमेशा लगे रहते हैं। और कोई भी सरकार आए अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि इसी तरह से काम करें।
कुछ जो जनप्रतिनिधि हैं सबकी अपनी अपनी पसंद नापसंद होती है, तो वो ढूंढते रहते हैं कि हमारी पसंद के अनुसार हमारे साथ ज्यादा तालमेल बिठाने वाले कौन लोग हैं। पुराना इतिहास भी देखते हैं, कुछ पुरानी बातें देखते हैं, कैसा किसके साथ क्या रहा है, तो ये देख करके वो भी अपने हिसाब से लिस्ट बनवाना चाहते हैं। लेकिन ये सब तो हमेशा होता है। दिक्कत ये है कि अगर मान लीजिए निर्णय आपने एक बार लिया, दल बदलते हैं तो पोस्टिंग बदलती है, समझ में आता है। एक ही दल की सरकार हो, एक ही मुख्यमंत्री हो, वही मंत्री हो, और फिर बदलना पड़े, तो ये तो बिल्कुल एक तरह से मैं इसको कहता हूँ कार्य कुशलता की कमी कह सकता हूँ, मैं इसको दक्षता की कमी कह सकता हूँ। क्योंकि पहले आप जो भी करें सोच समझ के कर लें जिसको करना है, क्योंकि दबाव तो हमेशा रहेगा, हमेशा ही रहा है, आगे भी रहेगा दबाव। तो कौन किसको कहाँ लगाना कहाँ नहीं लगाना है, जो भी एक्सरसाइज करनी है ट्रांसफर लिस्ट के पहले होनी चाहिए। एक बार लिस्ट निकलने के बाद अपने पूरी लिस्ट बना दी, फिर उसमें 10 लोगों को बदल रहे हैं, 20 को बदल रहे हैं, फिर वापस वही लगा रहे हैं, एक एक व्यक्ति का 1-2 महीने में 3-3 बार तबादला हो रहा है। तो ये तो किसी भी तरह से अच्छे सुशासन की जो बात की जाती है, या सुशासन जो होना चाहिए, क्या शासन दे पाएंगे अगर आप अधिकारियों का बार बार बदला बदली होगी, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा संकेत शासन की दृष्टि से नहीं है। और ये तब होता है मुझे लगता है जब स्पष्ट जो अधिकार का जो बिंदु है, निर्णय का जो बिंदु है, वो बहुत स्पष्ट नहीं हो। सब अपने अपने स्तर पे अपना निर्णय का अधिकार चाहते हैं, और शायद कोई एक केंद्रीकरण न भी कहें, लेकिन कहीं न कहीं निर्णय का तो कोई स्तर तय होना ही पड़ेगा। अगर जब निर्णय का स्तर तय नहीं हो और सब अपने अपने तरह से अपनी डफली अपना राग बजाना चाहेंगे, तो फिर दिक्कत है। और शायद ये भी संभव है कि कहीं केंद्र से सारा खेल हो रहा हो, किसको कहाँ लगाना नहीं लगाना, ये भी संभव है। देखिए अभी हम तो एक कयास लगा, लेकिन अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है, सही बात तो ये है। राजेंद्र जी, क्या ये मुमकिन है कि इतनी बड़ी तबादला सूची के लिए हर बार केंद्र की तरफ देखा जाए? देखा जाना नहीं चाहिए, लेकिन दिखवाते हैं लोग। देखिए क्या होता है, किसी का हुआ, किसी को कोई संपर्क साधा, किसी ने मेरा किसी का लगा दिया, किसी एक जगह से वही जगह लगा दिया, और वो अधिकारी नहीं चाहता है वही जगह लगवाना, वो प्रयास करता है। जनप्रतिनिधि जिसके यहाँ लगा दिया वो नहीं चाहता कि मेरे क्षेत्र में काम करे या मेरे साथ काम करे, तो वो कोशिश करे। ये सब तो खींचातानी हमेशा होती रही है प्रजातंत्र में। एक तरफ जनप्रतिनिधि है, एक तरफ अधिकारी है। अधिकारियों का काम शासन जो निर्णय लेगा, नीतियां बनाएगा, उसकी क्रियान्वयन करना है। लेकिन प्रभावी रूप से क्रियान्वयन तभी हो पाएगा जब अधिकारी को निश्चितता हो मैं यहाँ पर रहूंगा, 2 साल 3 साल रह के काम करूंगा। अब शायद मेरा एक और कारण लगता है मीना जी, ये वाला लगता है क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो चुनाव में कौन ज्यादा लाभकारी हो सकता है इसका भी गणित बिठाया जाता है कई बार। तो ये सोच, उस गणित बिठाने में किसका गणित बैठ रहा है, किसका गणित बिगड़ रहा है, ये समीकरण भी शायद कहीं न कहीं काम में आ रहे होंगे। कई सारे बातें हैं, बहुत मैं कोई निश्चितता से नहीं कह सकता हूँ किसके पीछे क्या है, लेकिन कुल मिला के जो बाहर जो पिक्चर आ रही है, ये पिक्चर एक अच्छा संदेश या अच्छा संकेत नहीं देती है, और अधिकारियों में भी बहुत संकेत अच्छा नहीं होगा। सरकार की छवि पे थोड़ा विपरीत प्रभाव डालती है, मेरा ऐसा मानना है। इसको अच्छी पहले बड़ी प्रभावशाली तरीके से काम शुरू किया था, और इसको इस काम से बचना चाहिए। बार बार दबाव तो आएंगे, दबावों से बचना ही तो सबसे बड़ी बात है। कैसे बचा जा सकता है इस दबाव से? करणवीर सिंह राजपूत जी, आप सत्ता में रहे हैं 5 साल, आप बेहतर ढंग से बता सकते हैं कि दबावों को कैसे टाला जा सकता है, कैसे बचा जा सकता है, भजनलाल सरकार को कैसे काम करना चाहिए कि इस तरह का ढुलमुल रवैया देखने को नहीं मिले? हेलो हेलो, बोलिए आवाज आ रही है करणवीर मीना जी, जी? बोलिए। जी हाँ। मीना जी, पिछले 100 दिनों से जो भजनलाल सरकार की जो कार्यशैली है, उसे राजस्थान की जनता परिभाषित हो चुकी है कि शायद राजस्थानी जनता को एहसास नहीं हो रहा है कि शायद यहाँ राजस्थान के अंदर कोई मुख्यमंत्री कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपने इसकी बयान की जो ट्रांसफर की लिस्ट आई उनसे भी देखी, साथ ही अभी जो राजेंद्र भागवत जी बता रहे थे कि एक पॉलिसी डिसाइड होनी चाहिए, जिस तरह से ट्रांसफर किए गए उनकी एक राय बननी चाहिए, एक रूपता आनी चाहिए। शायद मुख्यमंत्री को यहाँ मालूम नहीं होता है कि किसका ट्रांसफर किस महकमे में और किस स्थान पे हो रहा है। वो पर्चियां संघ मुख्यालय से आ रही है, वो पर्चियां दिल्ली सरकार या दिल्ली से आ रही है, तो उनके बीच जो गलफत हो रही है वो जग जाहिर है। आप स्वयं देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर जो ट्रांसफरों का नहीं मैडम, मैंने आपसे जो सवाल किया था वो आपने ठीक से सुना नहीं। मेरा सवाल ये था कि आप सत्ता में थे,
आप ज्यादा बेहतर ढंग से इस बात को बता सकते हैं कि जब ट्रांसफर इस तरह से होते हैं तो किस तरह के दबाव काम करते हैं और भजनलाल सरकार को उन दबावों को कैसे दूर करना चाहिए? इस बारे में कुछ रोशनी डालेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, विपक्ष की भूमिका को और ज्यादा बेहतर निभा पाएंगे। मैं ट्रांसफरों के ऊपर दबाव केवल सुशासन का ही होता है कि राजस्थान के अंदर जो सरकार नवगठित होकर आई है, कैसे वो अपने कार्यक्रमों को, कैसे वो अपनी 100 दिनों की जो योजना उन्होंने बनाई है उस रोड मैप को कैसे जनता के बीच में प्रभावी रूप से लागू करे, इसके लिए ट्रांसफर्स का फेरबदल होता है, न कि कोई जातीय दृष्टिकोण या फिर कोई हीन भावना को तराशते हुए जो वर्तमान जो सरकार कर रही है उस तरह से ट्रांसफर ना तो पिछली सरकार में हुए और ना राजस्थान में ऐसी कभी रीति और नीति रही है कि जो जाति पाति और समाज के आधार पर ट्रांसफरों का वर्गीकरण किया जाए। अभी जो आपने सुना होगा, जैसे हमारे चीफ कह रहे थे कि गुलदस्ते सूखने से पहले ट्रांसफर रिपीट हो रहे हैं, उनको उनके नियत स्थान से कहीं अन्यत्र भेज दिया जाता है। तो ये आपने जो पूछा कि किस तरह का दबाव रहता है, दबाव केवल एक जनता के हित का ही होना चाहिए और जो गुड गवर्नेंस है उसके अलावा किसी तरह का दबाव किसी राजनीतिक सरकार पे ट्रांसफरों को लेकर तो नहीं होना चाहिए, कम से कम जनता के हित में नहीं होना चाहिए। ये तो एक आदर्श और नहीं होता था। कांग्रेस की सरकार में ऐसा नहीं होता था, ऐसी हमारी परिपाटी नहीं रही है कि इस तरह के ट्रांसफर जाति पाति और समाज के वर्गीकरण के आधार पर किए जाएं। जगदीश जी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, सर क्या है जो आप छुपा रहे हैं, बता दीजिए करणवीर सिंह जी को। नहीं, मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा। करणवीर जी जो हैं ऐसे भाषण दे रहे हैं कि जैसे कांग्रेस के गवर्नमेंट में तो ऐसा होता ही नहीं था या कभी हुआ ही नहीं है। ये तो सारी गवर्नमेंट। जगदीश जी, कांग्रेस की सरकार में कभी भी जाति समाज इन आधारों पर वर्गीकृत करके कभी ट्रांसफर पॉलिसियां नहीं हुई है, यह आप जानते हैं। कभी ऐसा हुआ हो और किसी अधिकारी ने कहा कि मेरी जाति की वजह से मेरा ट्रांसफर कर दिया गया है, तो आप बता सकते हैं? नहीं, देखो ऐसा मैं तो खैर देखता भी नहीं हूँ कि जाति की वजह से होते हैं, लेकिन सेक्रेटरीट में अपने 20 साल घूमने फिरने के दिनों में मैं ये जरूर सुनता था कि साहब भाजपा की सरकार आ गई है तो अब आरएसएस के लोगों का जो है तबादला होगा और वो सही पोजीशंस में आएंगे। और जब कांग्रेस की सरकार आ जाती थी तो ये होता था कि अब किस किस का तबादला होगा वो क्लियर कट एक अलग ढंग से जाती और उस सब तरीके से भी पता चलता था। मैं कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, मैं अपनी सुनी हुई बातें बोल रहा हूँ। तबादला जो है वो हर कर्मचारी उसकी अपनी जरूरत के हिसाब से, और सरकार का अपना अधिकार ये है कि वो जिस चाहे कर्मचारी को जितने बेहतर तरीके से यूज करना चाहे, जहां लगाकर करना चाहे वहां कर सकती है। इन दोनों में कोई वो नहीं है, दुराभाव नहीं है। लेकिन कर्मचारी हजारों की संख्या में तबादला किए जा रहे हैं और बार बार वही लिस्टों में उनके नाम आ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा सरकार के बारे में जो विश्वसनीयता है, जो उसकी क्रेडिबिलिटी के बारे में जो बात होती है, तो वो थोड़ी सी हिलती है, डगमगाती है। अभी तो हम ध्यान इस बात पर नहीं दे रहे हैं क्योंकि नई सरकार बनी है, ये बनाएंगे भी, बहुत सारे अफसरों को लगाएंगे, इसमें कैबिनेट के लोगों का भी प्रभाव काम आएगा, एमएलए का प्रभाव भी काम आएगा, पार्टी का प्रभाव भी काम आएगा और अनुषंगिक संगठन जो हैं उनका भी प्रभाव कहीं न कहीं काम करेगा, ये मेरी मान्यता है। लेकिन इसको कितने दिन तक चलाना है? 2 महीने हो गए हैं लगभग, और 2 महीने से अगर यही चलता रहा तो फिर चुनाव कैसे लड़ेंगे आप, जो कि 3 महीने में हो जा रहे हैं। अभी अगले महीने मेरे ख्याल से आचार संहिता लग जाएगी, अनाउंसमेंट हो जाएगा चुनाव। तो ऐसे में कब तक केवल आप तबादलों में ही उलझे रहेंगे? एक आदमी का तबादला होता है एक जगह से दूसरे स्थान पर, चाहे वो सेक्रेटरीट के सेक्रेटरीट में ही हो रहा हो, तो भी उसको हफ्ता 10 दिन नए काम को ऑक्यूपाई करने में लगता है, नए सिस्टम को समझना पड़ता है, नई फाइलें उसके सामने आना शुरू हो जाती हैं, उनको देखने करने की जो है तरीका बदल जाता है। और जिनका तबादला एक सेंटर से दूसरे सेंटर होता है, दूसरे जिलों में हो जाता है, तो जैसे अभी बताया कि साहब वो देवाराम जी सैनी का तबादला पहले बांसवाड़ा हो गया था, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो राजस्थान में जयपुर में इतने महत्वपूर्ण अफसर पिछली गवर्नमेंट में थे, उनकी अचानक ही बांसवाड़ा में जरूरत कैसे पड़ गई? ये क्या क्या मतलब शो करता है?
कि देवाराम जी सैनी को क्यों यहाँ जयपुर से बांसवाड़ा भेज दिया गया और फिर अब वहां से उनको बीकानेर लेकर आए। तो ये चीजें ऐसी हैं जो कि किसी भी सरकार के प्रशासन को चलाने के तौर तरीके के ऊपर इंडिकेट करती है। अब वो तौर तरीका क्या है? बड़ा अच्छा संदेश दिया था जगदीश जी, आपको याद होगा, और पैनल में सभी जो हमारे वरिष्ठ साथीगण हैं, कि जब कुलदीप रांका को एकदम ऐसी जगह नहीं लगाया जहां दरअसल अक्सर लगा दिया जाता है सेक्रेटरी टू सीएम को, तो ऐसा लगा था कि एक अच्छा संदेश दिया है सरकार ने कि उपयोगी अफसरों का उपयोग सही जगह पर किया जाएगा। कुलदीप रांका के बाद देवाराम सैनी को बांसवाड़ा भेजा गया, तब भी समझ में आया कि ठीक है, मुख्यमंत्री के निवास पर बैठकर जो व्यक्ति पूरी सरकार चला रहे थे, आपने संदेश दिया है कि भाई ठीक है। तो अब अचानक आपको उनका वापस बीकानेर क्यों करना पड़ा? दूसरी बात ये कि जो शुरू में आपने संदेश दिया कि आप सकारात्मक सोच के साथ काम कर रहे हैं, वो अब गुलमुल रवैये में तब्दील होती नजर आ रही है। सरकार का कोई टेक नहीं है, सरकार की कोई सोच नहीं है। इस रूप में ट्रांसफर लिस्ट के बाद सरकार की इमेज बन रही है। गोविंद छिपा जी, आपको भी इस तरह की जानकारी जरूर मिलती होगी, आपके सरकार में भी चर्चा होती संगठन में भी, कि भाई ऐसे करने से तो सरकार की इमेज पर असर खराब पड़ेगा। मीना जी, अभी 3 वक्ताओं ने अपनी बात बोली, आदरणीय राजेंद्र भानावत जी ने, और हमारे दोस्त करण जी ने, और जगदीश शर्मा जी ने। तीनों की बातों में करीब करीब जो सरकार बदलती है तो क्यों ट्रांसफर किए जाते हैं, किन कारणों से किए जाते हैं, वो कोई माने या नहीं माने, कमोबेश संगठन का भी असर होता है, कमोबेश जो विधायक बनते हैं उनका भी असर होता है, और जितने भी अनुशासी संगठन हैं सबका अपना अपना दबाव और अपना अपना प्रभाव होता है। देखिए, अभी पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी जयपुर आए थे तो उन्होंने कहा था कि सरकार को ट्रांसफर की राजनीति से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी की हमेशा नीति रही कि ट्रांसफर से जितना मतलब इससे बचा जाए। लेकिन ये भी आवश्यक है, क्योंकि अगर हम सरकार चलानी है और 3-3, 4-4 साल से, अभी मैं तो जैसे नगर निगम जयपुर से आता हूँ, तो अगर 4-4 साल से, 3.5-3 साल से जो अधिकारी वहीं पर जमे हुए हैं, तो निश्चित रूप से उनको तबादला करना जरूरी होता है। अब आप कह रहे हैं कि साहब वो लिस्टें में नाम आ गया, क्यों बदल दिए? देखिए, क्या होता है कि मैंने भी निवेदन किया ना, कोई भी तबादला हुआ और किसी अधिकारी की आवश्यकता कहाँ हुई? अब ये इतना बड़ा संगठन है, इतना बड़ा एक विशाल एक मास लेवल पे जो ये संगठन होते हैं, तो इस पे छोटी मोटी कमी स्वाभाविक है, रह जाती है। वो कहते हैं ना कि इट इज बेटर देन नेवर बिफोर लेट। वो ये आपका तर्क पैनल में बैठे हुए किसी भी मेहमान को, हाँ, वो थोड़ा फोन आ जाता है, फेरबदल करके और अगर हम उसको दुरुस्त कर लेते हैं तो उसमें कोई बोला। अभी करण जी एक बात कर रहे थे, पत्रकार महोदय अपनी बात करते हैं, मुझे समझ में आता है, मैं उनको स्वीकार भी करता हूँ। करण जी कह रहे थे हमारे यहाँ कोई दबाव नहीं होता, मैं मानता हूँ। नहीं, मैं कह रहे नहीं, आप उनके यहाँ एक दबाव होता है, उनके यहाँ एक ही दबाव होता है। गोविंद छिपा जी, हमारे यहाँ तो मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ, गोविंद छिपा जी, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ कि यहाँ दबाव हमारे कांग्रेस। छिपा जी की ये खास बात है कि एक वक्ता बोलता है तो बाकी चुप रहते हैं। आप इसी मर्यादा का पालन करवाइए प्लीज। करण जी बोल रहे थे, मैं बोल रहा था क्या बीच में? आप अपनी बारी आई है तो बोलिए। करणवीर जी, देखिए, गहलोत साहब ने, हाँ प्लीज गहलोत साहब ने बिरला ऑडिटोरियम में एक प्रोग्राम में पूछा था कि क्या पैसे देने पड़ते हैं, तो अनेक टीचरों ने हाथ खड़े करके कह दिया कि हाँ, हमें पैसे देने पड़ते हैं। तो करण जी, आप कम से कम इस विषय में ना ही बोलें तो बेहतर है, क्योंकि जितना बोलेंगे उतनी ही उंगलियां आपकी तरफ ज्यादा घूमेंगी। हमें लिस्टें क्यों बदलनी पड़ेगी? सांगठनिक आने वाले सितंबर में जब इस तरह का शिक्षकों का कार्यक्रम होगा और तब उनसे पूछा जाएगा तो उनके हाथ खड़े नहीं होंगे, इसकी गारंटी आप शपथ पत्र लिख के दे रहे हैं क्या? पहली बात तो ये। और ये क्या बात हुई, शपथ पत्र लिख के दे रहे हैं? तब देखेंगे। अब आप अगर हमारी कोई बात होती तो हम उसका जवाब देंगे ना। सरकार चलाने के लिए बैठे हैं, अगर इस तरह की बात आएगी तो मैं जवाबदेही लेता हूँ, अपने मुख्यमंत्री की ओर से जवाबदेही लेता हूँ। लेकिन मेरी चाची की मूछी होंगी तो वो भी चाचा हो जाएगा क्या? ये क्या बात हुई मैडम? क्या बात है वेद माथुर जी,
ये जो ठीक है, शेरो शायरी तो अलग मुद्दा है गोविंद छिपा जी। सच्चाई कड़वी है कि हमारे अफसर फुटबॉल की तरह इधर से उधर फेंके जाते हैं, वहां तक भी ठीक है। लेकिन आपने कल डाला, परसों कहीं और डाला, चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि इससे सरकार की इमेज, गोविंद छिपा जी के हिसाब से सरकार की इमेज पर कोई असर नहीं पड़ रहा। सर, छोटी मोटी चीजें तो होती रहती हैं, बड़ी सरकार है, बड़े मतलब जो मैंडेट के साथ आई है, तो ये छोटी छोटी बातों का सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। आप लोग चर्चा कर लीजिए, विपक्ष चिल्ला लीजिए, पत्रकार लोग, साथी लोग राय दे दीजिए, क्या होना चाहिए की सीख दे दीजिए। सरकारों में ऐसी चीजें होती रहती हैं। इसी अप्रोच से वेद माथुर जी सरकारें काम करती हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो बड़ी स्पष्ट है कि चाहे सरकार कांग्रेस की हो या भारतीय जनता पार्टी की, इसमें सरकारी अफसरों के तबादले जो होते हैं वो परफॉर्मेंस पे आधारित नहीं होते। पहली बात, ये सभी को पता है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि हमारे जमाने में जाति का ध्यान नहीं रखा जाता था। मैं चैलेंज देता हूं कि कांग्रेस के मंत्रिमंडल में जो मंत्री रहे हैं, उनके यहाँ जितने भी पीए और दूसरा स्टाफ है वो उन्हीं की जाति का था, क्योंकि अपनी जाति के व्यक्ति को रख के अपनी जाति के दूसरे लोगों के तबादले करवाना, काम करवाना, घूस लेना, रिश्वत लेना, ये सब आसान हो जाता है। ठीक है ना? तो वो तबादलों में जाति राजस्थान में एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्थान के अंदर तबादलों को लेके कोई पॉलिसी नहीं है, कोई नीति नहीं है। मैं अभी उत्तर प्रदेश में रह के आया हूँ 4 साल। वहां कम से कम अध्यापकों के ट्रांसफर के मामले में तो एक पॉलिसी थी और कंप्यूटर सिस्टम से ही ट्रांसफर होते थे। यदि मंत्री को सिस्टम को तोड़ के कोई ट्रांसफर करना है तो उसको योगी जी के पास जाना पड़ेगा, और योगी जी के पास कोई नहीं जाता था। तो ये तो इन दोनों प्रवक्ताओं को मानना पड़ेगा कि राजस्थान में परफॉर्मेंस के आधार पर तबादले नहीं होते हैं। यहाँ पर जाति और राजनीतिक जो आपकी पहुंच है उसके आधार पर तबादले होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इस सिस्टम का नेगेटिव पॉइंट ये है कि जो हमारे अफसर हैं या अध्यापक है, वो पढ़ाने पे या परफॉर्मेंस देने पे फोकस नहीं करते। वो किसी राजनीतिक से अपने संबंध विकसित करने और अपनी वांछनीय पोस्टिंग लेने में लगे रहते हैं। अंतिम बात मैं इस क्रम में ये कहना चाहूंगा कि देखिए, थोड़ा बुरा लगेगा सरकारी तंत्र को, लेकिन हमारा जो ये सरकारी तंत्र है जिसमें आईएएस, आरएएस, बाबू चपड़ासी सब शामिल है, ये बछड़े की तरह है और जो सरकार है वो गाय है। तो उसका अधिक से अधिक दूध पीने के लिए सारा जो तंत्र है, बछड़ा तंत्र यानी सरकारी तंत्र, लालयित रहता है। अब इसमें क्या होता है, कई आरएएस की पोस्टिंग, आईएएस की ऐसी हैं जिनमें पैसा कमाने का स्कोप नहीं है। तो क्या होता है कि जब आप जिस विचारधारा को वो आरएएस या आईएएस सपोर्ट करता है वो बदल जाती है सरकार, तो उनको ऐसी पोस्टिंग मिल जाती है जो महत्वपूर्ण। तो वेद माथुर जी का भी इंटरनेट में कुछ परेशानी है। मुनेश अरोड़ा जी, डॉक्टर नहीं, साहब ठीक हो गई, ठीक हो गई। इतना पेशेंस था जी। तो तो ये मीना जी, ये कुल मिला के इस सारी कहानी का सारांश ये है कि यहाँ परफॉर्मेंस का कोई महत्व नहीं है। आपको खाने कमाने का जुगाड़ करना है, उसके लिए किसी राजनीतिक को पकड़ना है। एक आपने सवाल किया, मैं उस पे आता हूँ मूल सवाल पे। ये सरकार में वेद माथुर जी, एक चीज मेरा हमेशा एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेरा बिलीव है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस बात में प्रिंसिपली सच्चाई है। हम जनरलाइज नहीं कर सकते, सारे ऑफिसर घूसखोर नहीं हो सकते, सारे नेता ऐसे ऑफिसर्स की पोस्टिंग नहीं कर सकते जो कि उनको कमा कर दे। ऐसा नहीं होता, कभी भी जेनरिक कुछ नहीं होता। तो हाँ, हम हर सरकार जब बदलती है तो इस तरह की बातें होती हैं, इस तरह के लोगों के अपॉइंटमेंट्स होते हैं जो लोगों के हितों को साध सकें, लेकिन उसे हम जेनरिक नहीं कर सकते। इस बात का प्लीज आप हमेशा मीना जी, एक बात, एक सेकंड। बिरादरी हमें जब सुनती है, पूरी बिरादरी, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो जुडिशरी के लोग हो, आप किसी को भी जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि समाज में जितनी बुराई है उतनी ही अच्छाई भी बनी हुई है, और इसीलिए समाज चल रहा है।
वेद माथुर जी। इसमें मैं एक मिनट, मेरा ये कहना है, मैंने एक जेनरिक स्टेटमेंट दिया है कि ज्यादातर मंत्री अपनी जाति के लोगों को पीए बना के रखना चाहते हैं। इसको आप न्यूमेरिकली टेस्ट करें तो मेरी बात आपको 95% सच निकलेगी कि वो अपनी जाति का रखते हैं। तो ये कैसे संयोग हो सकता है कि मंत्री की जाति का ही मंत्री का पीए है? एक बात। दूसरी बात, बीजेपी की जो पॉलिसी है नरेंद्र मोदी जी की, वो ये है कि किसी भी मंत्री को उसकी चॉइस का पीएस नहीं दिया जाए, उस नीति के अंतर्गत संभव है। तीसरी बात यह है कि आपाधापी इसलिए होती है कि किसी आदमी को आपने जो अनकंफर्टेबल पोस्टिंग है बांसवाड़ा है डूंगरपुर दे दी, लेकिन वो फिर इस पार्टी में भी अप्रोच रखता है। पहले उसकी कांग्रेस में अप्रोच थी, अब बीजेपी या संघ परिवार में भी उसके पास कोई सिफारिश है तो वो कैंसिल करवा लेता है। तो ये एक चक्र चलता रहता है। लेकिन जो मैं बातें बोलता हूँ, जिनको आप जेनरिक कह रही हैं मीना जी, वो बातें सामान्य बातें, उसके कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो पूरा स्टेटमेंट गलत हो। नहीं मैंने आपकी स्टेटमेंट को गलत नहीं बोला। मेरा कहने का ये अभिप्राय है और मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव भी, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि हम किसी भी पेशे के लोगों को जनरलाइज नहीं कर सकते। 5%, 10%, 15%, 20% या 50%, कितने परसेंट उसमें सही है और कितने खराब है, ये शोध का विषय हो सकता है। और हर क्षेत्र में अलग अलग तरह के लोग होते हैं और मैं आई एम श्योर कि पैनल के सभी लोग इस बात से सहमत होंगे। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, सरकार की छवि की चिंता सरकार को कितनी है? अगर सरकार को अपनी छवि की चिंता होती तो क्या इस तरह की लिस्टिंग होती जिसमें बार बार छीछा लेदर हो रही है कि देखिए 3 दिन पहले यहाँ दिया था, अब वो अफसर अपनी पहुंच से 3 दिन बाद वापस अपनी स्थिति को बेहतर कराने में सफल हो पाया है? मीना जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। कल ही बात हुई थी अपनी, उसमें भी यही बात थी कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो भी कंट्रोल है मंत्रियों का, वो आधिकारिक वर्ग पे नहीं है बिल्कुल भी। जिस तरह से एक रेपो बनना चाहिए अधिकारियों के साथ मंत्रियों का, जिससे सुशासन बने, वो अभी भाजपा के आने के बाद न तो भजनलाल जी की सरकार में दिख रहा है, न उनके अधिकारियों में दिख रहा है, न उनके मंत्रियों में दिख रहा है। बाणावत जी ने जो बात की, मेरे मित्रों ने औरों ने जो बात की ट्रांसफर्स को लेकर, हाँ ये बात जरूर है कि कल भी मैंने कहा था कि ये आपाधापी में किए जा रहे ट्रांसफर है, इनको कुछ पता ही नहीं लग रहा कि कहाँ क्या किस तरीके से करना है, क्या पॉलिसी करना है। नरेंद्र मोदी के इंस्ट्रक्शन के बाद भी इतने व्यापक ट्रांसफर हुए। जहां तक आपने कहा था भजनलाल ट्रांसफर को लेकर के कि कोई भी जो मंत्री है वो अपनी चॉइस का पीएस नहीं ले सकेगा, उसी का एक उदाहरण हमारे उदयपुर से हुआ। मिस्टर चायल जो बैरवा जी के यूआईटी से गए थे, बैरवा जी के उप मुख्यमंत्री जी के पीए बने, वो उनसे अच्छे क्लोज थे, मगर उनको हटा दिया गया वहां से लिस्ट के बाद और वो किसी और जगह पे है। तो ये जो ट्रांसफर्स हैं इसमें बहुत से फैक्टर्स काम कर रहे हैं। जाति काम कर रही है, जाति का फैक्टर काम कर रहा है, मंत्रियों का प्रेशर काम कर रहा है, विधायकों का प्रेशर काम कर रहा है। बाकी जो अर्थ वाला प्रेशर है वो तो एक अलग ही अर्थ रखता है, और उसके अलावा जो अंशांगिक संगठन है उनका प्रेशर काम कर रहा है। तो जैसे आज का उदाहरण दूं, मैं हमारे उदयपुर यूआईटी में गया, तीनों अफसर बदल गए, और जबकि तीनों अफसर 4 महीने पहले आए थे। राजेश जी आए थे, जोशी सेक्रेटरी, वो भी 4 महीने पहले आए थे। मनसुख डामोर जी आए, वो 4 महीने पहले आए थे। आदिवासी इलाका है, बाणावत जी अच्छी तरह से जानते हैं, इस एरिया में आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी इलाकों की जमीन है। एक आदिवासी अधिकारी तो होना चाहिए था यूआईटी उदयपुर में। 4 महीने पहला आया अधिकारी, काम कर रहा है। कल जाके पहाड़ियों पे उस आदमी ने जो जेसीबी को रुकवाया, जिस तरह से पहाड़ियां कट रही हैं, आपने आज उठा के उसको ट्रांसफर कर दिया। अब उसको कौन पकड़ेगा? भूमि दलालों को फिर मौका मिल जाएगा। एक अधिकारी 4 महीने बाद आया, कोई अधिकारी है नहीं, वो काम कर रहा था, पहाड़ियों पे गया, पहाड़ियों पे जाके उसने जेसीबी को पकड़ा, भूमि दलालों का प्रेशर आया, उसका ट्रांसफर कर दिया गया मनसुख डामोर का। अब ये क्या दिखाता है, किस तरह से हमारी सत्ता काम कर रही है? ये तो मैंने कल एक उदाहरण दिया है। आपने 2 वर्ग है मीना जी, एक अधिकारी वर्ग है, जो आप चर्चा कर रहे हैं वो आरएएस, आईएएस, आईपीएस इनकी कर रहे हैं। इससे नीचे जो कर्मचारी वर्ग है उनके ट्रांसफर की हालत देखिए, वो तो और भी ज्यादा खराब है। मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, एक थाने से आपने उठाया, उसके पास के थाने में लगा दिया,
कॉकस तो वो का वही रहा ना। कॉकस में क्या चेंज आया? ट्रांसफर किस लिए करते हैं आप? ताकि कॉकस टूटे, पब्लिक की बात सुनी जाए, नेक्सेस पैदा ना हो। वो तो कोई देख ही नहीं रहा। सबसे बड़ी बात मीना जी मैं आपको बताऊं, एक जनरल बात चली थी कि गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिसमें लेडीज गर्ल्स कॉलेजेस हैं, उसमें जेंट्स प्रिंसिपल नहीं लगाया जाए, क्योंकि लेडीज की अपनी प्रॉब्लम होती है, गर्ल्स स्टूडेंट्स की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। वो एक लेडी प्रिंसिपल को ज्यादा अच्छा पता, वहां आप जेंट्स टीचर्स को प्रिंसिपल लगा रहे हैं। क्या मजाक है? इससे ज्यादा मजाक हो सकता है क्या? आप राहत दे रहे हैं या उनको नकेल घुसेड़ रहे हैं? ट्रांसफर को लेकर भाणावत जी अच्छी तरह से जानते हैं अधिकारी किस तरह से, मंत्रियों की चिट्ठियां अधिकारियों को बात आती हैं, अधिकारी देखते हैं मेरे को 25 तो करना ही है, मंत्री के 25 अपने भी कर दो तो क्या फर्क पड़ता है। तो इस तरह जो कॉकस पैदा होता है, जाति के आधार पर कॉकस पैदा होता है, अर्थ के आधार पर कॉकस पैदा होता है, विधायकों के आधार पर कॉकस पैदा होता है, अनुषंगिक संगठन है वो है, फिर पर्सनल जान पहचान अफसरों के साथ, अफसरों की और ऊपर के अफसरों के साथ जो पुराने उनके साथ ही रहे हुए हैं वो जानते हैं। भाणावत साहब के भी सीनियर होंगे, भाणावत साहब के भी जूनियर होंगे, वो जानते हैं कि किसको मुझे ऑर्गेनाइज करना है, कौन अच्छा आदमी है, कौन सा बुरा आदमी है, किसने क्या किया, कौन किसके लिए लायक है। तो बहुत से फैक्टर्स हैं मीना जी। मगर भारतीय जनता पार्टी को एक बात और कहना भूल गया मैं, लोकसभा चुनाव से पहले एक चुनाव आयोग का निर्देश है कि 3 साल से ज्यादा एक सीट पे बैठे हुए कर्मचारी का ट्रांसफर करना है। ये है पॉलिसी, चुनाव आयोग की पॉलिसी है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक सीट से उठाओ और पास वाली सीट पे बैठा दो, कहने को तो वो ट्रांसफर हो गया, मगर वो ट्रांसफर नहीं हुआ। ये किस तरह का ट्रांसफर करो तो भाणावत जी बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि जब तक हमारे यहाँ तो हंसते भी हैं पत्रकार लोग, मेवाड़ सर्विसेज है, जोधपुर सर्विसेज है, आरएस पूरे भाणावत साहब बड़ा मुस्कुरा रहे इस बात। उदयपुर के लिए कहा जाता है मेवाड़ सर्विसेज के आरएएस है, जोधपुर सर्विसेज के आरएएस है, जयपुर सर्विसेज के आरएएस है। आरएसएस भाई पूरे स्टेट के आरएएस हैं, उनका उपयोग होना चाहिए। भाणावत साहब इसको और ज्यादा एलोबरेट कर सकेंगे मेरे से ज्यादा कि किस तरह से पूरा। भाणावत जी एक तरफ तो फोकस की बात जो यहाँ पर डॉक्टर मुनेश अरोड़ा कर रहे हैं और क्लोजली उन्होंने देखा और हम सब देखते हैं कि कैसे फोकस काम करता है, एक दूसरे के साथ चेन बनी हुई होती है और वो हर प्रोफेशन में है, सिर्फ ब्यूरोक्रेसी में ही नहीं है, हर प्रोफेशन में एक चेन बनाकर लोगों को कैसे अपने इंटरेस्ट जो है वो सर्व करने, उस पर पूरा केंद्रित होता है पूरा काम। सवाल ये राजेंद्र जी की जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी को काम करना चाहिए स्टेट के लिए, जैसे मुनेश जी ने फॉर एग्जाम्पल उदाहरण की बात कही कि 4 महीने पहले चुनाव से जस्ट पहले जिसका ट्रांसफर हुआ था उसको तो दरअसल ना तो पनिशमेंट पोस्टिंग मिली होगी और ना ही कोई उसको रिवार्ड अवार्ड मिला होगा। वो तो ठीक है, लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव से पहले कुछ 3 साल का जो पीरियड होता है उसके ज्यादा अगर कोई एक जगह है तो उसको चेंज करना है, इस सिलसिले में भी कुछ ट्रांसफर हुए होंगे। बहुत सारी चीजें और भी रहती हैं जो सब लोगों ने अभी अपने बातचीत में कही है, दोबारा उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। राजेंद्र भानावत जी, क्या पॉलिसी ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर अब वक्त आ गया है कि उस पर गंभीरता से सोचा जाए, विचार किया जाए, ताकि स्टेट का काम ज्यादा फोकस हो इंस्टीड की किसी पर्सनल का? देखिए मेरा ये ट्रांसफर को हम 2 भागों में देखना चाहिए। हम आज चर्चा कर रहे हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और जो आरएस और दूसरे लोगों की जो ट्रांसफर्स की है, उसके अलावा नीचे बहुत सारी चेन हो सकती है। लेकिन अगर इनके ट्रांसफर्स में इस तरह का एडहॉकिज्म होगा तो नीचे वालों की तो कल्पना की जा सकती है। बड़ा ट्रांसफर में दिक्कत क्या रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार निर्णय दिए हैं, कहा है कि ऐसा बोर्ड होना चाहिए अगर 3 वर्ष से पहले किसी आईएएस और आईपीएस के लिए तो खासतौर से वाला अगर किसी को 3 वर्ष से पहले अपने पद से हटाया जाता है तो या तो कोई शिकायत होनी चाहिए, सिद्ध होनी चाहिए, या कोई विशेष कारण होना चाहिए, अन्यथा उसको किसी का पोस्टिंग हो तो वहां 3 वर्ष तक रहने का उसको व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वो अपना मन लगा के काम कर सके, उससे आप जवाबदेही भी तय कर सके अगर उसने काम नहीं किया तो। बल्कि एक बार एक पुलिस सेवा के अधिकारी किरण बेदी, उन्होंने तो बल्कि एक सजेशन दिया था, मैं उससे सहमत भी हूँ कि तो ट्रांसफर हो तो लिखना चाहिए उसमें, अगर मेरा ट्रांसफर 18 जुलाई को वहां पर हुआ है तो 18 जुलाई 2024 से 18 जुलाई 2027 तक वहां रहूंगा।
ये जिस दिन होगा ना, ये क्यों नहीं कर सकती है सरकार? चाहे तो ट्रांसफर करने से किसका नुकसान होता है? अधिकारी का कोई नुकसान नहीं होता है। मैंने 1974 में नौकरी ज्वाइन की थी, तब पूछा जाता था अधिकारियों से कई बार कि भाई आपकी ये योग्यता है, आपकी दक्षता है, वो किस काम में ज्यादा आ सकती है। ठीक है, सबको सरकार के पास पूरा जन्म पत्री हर अधिकारी की कि उसका क्या शैक्षणिक बैकग्राउंड है, क्या उसकी एक्सपर्टीज है, क्या उसने विशेष ट्रेनिंग ली है, क्या किया हुआ है, वो उसकी जो योग्यता, दक्षता और उस पद की क्या आवश्यकता है, इन दोनों का मिलान करने के काम करने के लिए कार्मिक विभाग बना हुआ है। लेकिन कार्मिक विभाग जो सूची अगर उसके आधार पर प्रस्तुत करे, अब उसको अगर एक तरफ डस्टबिन में डाल दे कोई व्यक्ति, तो फिर हम किस प्रकार के अच्छे शासन की कल्पना कर सकते हैं? पैसा खर्च होता है, अधिकारियों को सुविधाएं दी जाती है, तनख्वाह दी जाती है, इसलिए वो नौकरी में आते हैं। उनके मन में भी एक इच्छा रहती है कि हम अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ कर सकें, और जनप्रतिनिधि भी यही चाहते हैं। तो ये सब करके तबादले को एक खिलौने के रूप में समझ करके, और ये मैं नहीं मानता कि बहुत जाति और कोई नेक्सस होता है, ये होता है बहुत, कभी कुछ लोग अधिकारी करते होंगे, कुछ प्रतिनिधि करते होंगे। सामान्यतः अधिकारी ये सोच के आते हैं हमें अवसर मिला है तो कुछ जगह रह करके अपना जितनी योग्यता उसके अनुसार कुछ काम करने का प्रयास करें, कुछ नवाचार करें, कुछ अच्छे तरह काम करें। अब जैसे अगर जो भी मुनेश जी कहते हैं, कोई अधिकारी मैं जानता नहीं किस अधिकारी के, भले जो भी अधिकारी है उसने अपने साहस करके अगर कुछ काम अच्छा करने का प्रयास किया, किसी प्रकार के अतिक्रमण को रोकने का प्रयास किया, उसको शाबाशी देने के बजाय उसको तबादला कर दें आप। ट्रांसफर से होगा क्या? अगर कोई व्यक्ति गलत है तो दंडित कीजिए उसको। मेरा तो अपना मानना ये है कि उसको जब ट्रांसफर लिस्ट निकलती है तो आप उसमें लिखिए फलां तारीख को ट्रांसफर किया जाता है, इस तारीख से लेके अगले 2 या 3 साल की तारीख लगेगी, वहां तक रहेगा उस व्यक्ति को। उससे पहले अगर किसी को हटाया जाता है तो कारण बताए सरकार या कार्मिक विभाग बताए कि क्यों हटाया गया उसको। लेकिन ये कोई मजाक थोड़ी, आप किसी अधिकारी को जो इतनी प्रतिभाशाली होता है, इतनी अच्छी खासी पढ़ाई करके 10,000 लाखों लोगों में चयनित होकर आता है, और इस प्रकार से उसको एक पपेट की तरह चेस बोर्ड पे इधर से उधर घुमाते रहे और हर 2-3-4 महीने में 6 महीने में बदलते रहे, तो नुकसान, मैं एक बार अंतिम ये कह दूं, उसमें इस पूरी प्रक्रिया में नुकसान न किसी मंत्री का होता है, न किसी अधिकारी का होता है। सफर करती है वहां की जनता, जिसे अच्छे प्रशासन की अपेक्षा रहती है, अच्छे शासन की अपेक्षा रहती है, और उनमें भी वो गरीब जनता जो ज्यादातर सरकार की योजनाओं पर निर्भर रहती है। सरकार की योजनाओं पर जो जनता, आप कई बार अच्छी योजना, बढ़िया से बढ़िया योजना अगर है, अधिकारी को उस क्षेत्र के बारे में पता नहीं है, उसकी योग्य की क्या योजना उसके बारे में जानकारी नहीं है, जब तक वो जानकारी करेगा 2, 4, 5, 15 दिन के अंदर फिर लिस्ट में निकल जाएगा नाम उसका। तो मेरे ख्याल है ये एक तरह से क्रिमिनल ऑफेंस, मैं तो इसको मानता हूँ अपराध है किसी अधिकारी को बार बार बदलना। उसको तो ट्रांसफर अलाउंस मिल जाएगा, जाकर के दूसरी जगह बैठ जाएगा, दूसरी कुर्सी पे काम करना शुरू कर देगा, लेकिन जनता के साथ अन्याय है, विश्वासघात है और अपराध है। और अगर आपको मैं केवल पैनल में सभी बैठे हुए लोगों के लिए बता दूं, सम्मान पूर्वक सभी अच्छे अनुभवी लोग हैं, सिविल सर्विस बोर्ड के गठन का फैसला आज का नहीं है, कई वर्षों पुराना है। उसको लागू करना चाहिए सरकार को कि हम 3 साल से पहले किसी का तबादला नहीं करेंगे जब तक कि किसी शिकायत सिद्ध हो जाए, कोई आरोप है, कोई किसी प्रकार की भ्रष्टाचार का आरोप है और किसी प्रकार का गलत आरोप है, बिना किसी अकारण तबादला करना, इसकी शक्ल मुझे पसंद नहीं है, उसका मुझे वो पसंद नहीं है। ये क्यों करते हैं आप किसी अधिकारियों को? मुझे लगता है हम सरकार का नुकसान कर रहे हैं, राजस्थान की जनता के साथ इससे बड़ा अन्याय नहीं हो सकता कि अधिकारियों को बराबर बिना बात के बदलते रहे। जनता का कोई काम इससे नहीं होगा, नुकसान ही होगा, और अल्टीमेटली जो काम खराब होगा तो उसकी छवि तो अल्टीमेटली सरकार की बनेगी, बिगड़ेगी। अधिकारी का क्या बिगड़ा, यहाँ नहीं था वहां चला गया। तो ये बात समझनी चाहिए। और जो ये बात कहा जाए कि अधिकारी सब इसी में लगे रहते हैं, कोई नहीं रहते हैं। कुछ अधिकारी कुछ हो सकते हैं जो नेताओं को अपने काम के लिए हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, वो फिर एक दोनों का नेक्सस हो गया, वो छोड़ दीजिए उस बात को। लेकिन ऐसा नेक्सस पनपने क्यों देते हैं आप कोशिश कीजिए जो जैसा अभी वेद माथुर साहब ने कहा, नीति क्यों नहीं बना सकते आप? बैंकों में होती है नीति, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में होती है नीति, भारत सरकार में भी ज्यादातर समय नीतियां होती है, तो राजस्थान सरकार में क्यों नहीं हो सकती है? होना चाहिए। पहले हमने नौकरी में आया था, शुरू में ऐसी बात सुनते ही नहीं थे, जैसे आजकल। पहले ये होता था कि सरकार की पार्टी इन पावर बदली तो हो सकता है, कुछ जो महत्वपूर्ण पदों के लोगों को थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं। आजकल तो 400 आरएस अधिकारियों के एक साथ तबादले। अब ये बताएं, विभाग का जिक्र किया राजेंद्र भानावत जी, कार्मिक विभाग का हाल ही का 2 दिन पुराना उदाहरण है फ्राइडे का, कि कार्मिक विभाग ने मंत्री के कहने से एक ऑफिसर को एक पद पर लगाया, उसी पद पर सेक्रेटरी के कहने से दूसरे ऑफिसर को लगाया। कार्मिक विभाग कितना कैसे काम करता है। आर्कियोलॉजी के डायरेक्टर पे मंत्री ने किसी एक को तैनात किया और सेक्रेटरी ने दूसरे को तैनात किया। आप कुछ बोल रहे थे राजेंद्र जी? नहीं, मैं ये कहता, कार्मिक विभाग भी तो स्पाइनलेस हो गया ना। कार्मिक विभाग क्यों निकालता है ऐसे आदेश? उसका जिम्मेदारी देखिए, अधिकारी
अगर बिल्कुल अपनी जो रीड को बिल्कुल खत्म कर देंगे, बिल्कुल ही उनका काम होता है कि लिख के फाइल पर रखें, प्रस्तुत करें, उसके बाद करें ना, किसी को बदलना है। मेरा अनुभव ये कहता है कि कोई भी जनप्रतिनिधि हो, मुख्यमंत्री तक भी सामान्यतः मुख जबानी काम करने के लिए कहते हैं, लेकिन आप लिखित में अगर कारण सहित कोई बात लिख के देते हैं तो बड़ा आसानी से बदलना आसान नहीं होता सामान्यतः उनके लिए। ये साहस तो अधिकारियों को भी दिखाना पड़ेगा, कार्मिक विभाग के अधिकारियों को भी दिखाना पड़ेगा, सब इसकी योग्यता ये है, इसका पद ये है, इतने दिन यहाँ रहा, इतने दिन रहे, इसकी पोस्टिंग यहाँ होनी चाहिए। ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत अपना जो डिस्क्रिप्शन काम में ले लें, लेकिन पूरा जिस तरह से हो रहा है, मतलब मैं तो इसको समझने से बिल्कुल अपने आप को अजीब सा लगता है मुझे, तो क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसे इसको टाला जा सकता है इस प्रकार की स्थिति को। और लोकसभा के इलेक्शन में अगर ये कितना भी कर ले हैं, इसको इधर उधर अधिकारियों करके इलेक्शन का परिणाम जो भी होगा और कई कारणों से प्रभावित होता होगा, इधर उधर से अधिकारी तो अपना काम करेगा, उससे कितना फर्क पड़ जाएगा, वो थोड़ी वोट दिला देगा या निकाल लेगा आपके वोट को किसी तरह से। ये भी गलतफहमी है लोगों को बहुत सारी। मीना जी, मैं भाणावत जी की बात को आगे बढ़ा रहा हूं और आपकी बात को मैंने अभी 4-5 दिन पहले पढ़ा था एक खबर में कि पहली बार ऐसा देखा गया है कि विधायक अपनी डिजायर लेकर मंत्री के पास नहीं गए, चीफ सेक्रेटरी के पास गए हैं, सुधांशु जी के पास गए हैं। ऐसा कभी भी लोकतंत्र में नहीं हुआ है। मंत्री डिजायर भेजते थे, विधायक भेजते थे मंत्री को, और मंत्री लिस्ट बना के भेजते थे संबंधित डिपार्टमेंट को कि ये वाला करके लाओ। मगर अगर ये लेवल सेक्रेटरीट से हो रहा है और चीफ सेक्रेटरी के लेवल पे हो रहा है, तो ये प्रश्न अपने आप में सोचनी है, क्या भजनलाल सरकार ने सारे पावर सुधांशु जी को दे दिए, चीफ सेक्रेटरी साहब को दे दिए? मंत्री ये पावरलेस है। आपने भी एक इंडिकेशन दिया था अभी बात में। इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रांसफर, बड़ा साहब आपकी बात को मैं जरूर एग्री कर रहा हूं कि अभी अपन आईएएस आरपीएस की बात कर रहे हैं, आरआईएस की कर रहे हैं, मगर जो लोअर लेवल है ना, वो भी बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुआ है दोनों और अल्टीमेटली काम लोअर लेवल करता है, कर्मचारी करता है, बूथ में कर्मचारी बैठता है। अगर इस तरह से ट्रांसफर होंगे, मैनेजमेंट, ये जो बूथ मैनेजमेंट में इन कर्मचारियों के इस्तेमाल की कोशिश है, गोविंद छिपा जी, ये कोशिश भानावत जी को आपने सुना अभी, हमेशा ही सत्ता पक्ष के साथ कामयाब नहीं हो पाती है। मैं मैडम बीच में जो उंगली खड़ी कर रहा था, मैं भानावत जी को बड़े ध्यान से सुना मैंने। भानावत जी ने सारी बातें बहुत अच्छी अच्छी, एक आदर्श किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए उसकी बात कही। लेकिन मैं भानावत जी आपको याद दिलाता हूँ, मेरे से बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत अनुभव है मेरे से। आप ये देखिए कि आपकी वाणी में थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि आपने जो है राजनीति को एक तरह से दोषी मान लिया, और जो ये जो कर्मचारी वर्ग है, नहीं प्लीज मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, आप बोलिएगा। मैंने तो आपकी वाणी में मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा हो सकता है मैं गलत समझाऊं, आपकी वाणी में मुझे ऐसा लगा कि आपने सारे कर्मचारियों को क्लीन चिट, देखिए अगर आपने 3 साल का आवरण किसी कर्मचारी को ओढ़ा दिया कि आपको 3 साल पहले कोई छेड़ नहीं पाएगा, या बहुत बड़ा कोई कारण बताओ, तो देखिए फिर तो सरकार काम ही नहीं कर। ऐसे ऐसे अधिकारी हैं जो मुंह पे जवाब दे देते हैं कि आप कर क्या सकते हो मेरा, आप ट्रांसफर से ज्यादा क्या कर सकते हो आप मेरा। ऐसे अधिकारियों के बारे में भी भानावत जी आप देखते रहे होंगे। तो आप ये बात कहना कि 3 साल का उसको कवच पहना दिया जाए और उसको कोई छू ही नहीं सकता, तो मुझे नहीं लगता कि कोई सरकार, चाहे हमारी सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो, काम कर पाएगी। देखिए भय भी ना हो न प्रीति, अगर कर्मचारी में थोड़ा सा भय ट्रांसफर तो ही उसे काम निकाल पाना संभव होता है। बिल्कुल आपने खुला छोड़ दिया तो फिर तो मनमानी पे उतारू हो जाएंगे। अभी ये वेद माथुर, सॉरी मुनेश जी कह रहे थे कि साहब चीफ सेक्रेटरी के लेवल से ट्रांसफर हो रहे हैं। मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ, इसे बिल्कुल गलत मानता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। ये मुख्यमंत्री लेवल से होने चाहिए, चीफ सेक्रेटरी के लेवल से अगर ऐसा हुआ है, गलत हुआ है, मैं मानता हूँ। तो आप लेकिन अभी आप उसी बात को कह रहे थे कि आप जो है उसको कवच पहना दीजिए 3 साल तक। मैं इसको एग्री नहीं करता। भानावत जी एक छोटी सी बात निवेदन कर दूं मैं। देखिए अगर किसी, उदाहरण देता हूं मैं, अगर एक जिला शिक्षा अधिकारी आपने किसी जिले में लगा रखा है और उसको अगर आप उसको तबादला वो नहीं करेगा तो उसकी जवाबदेही तय नहीं कर पाएंगे। टीचर्स कौन सा कहाँ लगना चाहिए उसके ऊपर होना चाहिए, अधिकारी की जिम्मेदारी होनी चाहिए। कलेक्टर अगर है, पटवारी को कहाँ, किसको कहाँ लगाना है,
कलेक्टर को तय करना चाहिए। क्यों लगाएगा? एमएलए की क्या जरूरत है बताने की, इस पटवारी को वहां लगा दो, उस पटवारी को वहां लगा दो। मैं आप निवेदन ये कर रहा हूँ, मैंने नहीं कहा कि अधिकारी ही सारे दोषी नहीं है और अधिकारी में ये तो दोषारोपण की बात ही नहीं कर रहा हूँ। क्या होना चाहिए? और ये जो 3 साल वाला जो मेरा मेरा नहीं है, ये माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय बहुत पहले का है। ये राजेंद्र बानावत की राय नहीं, ऐसा होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि एक सिविल सर्विसेज बोर्ड होना चाहिए। अगर 3 साल से पहले तबादला होता है तो सिविल सर्विसेज बोर्ड की अनुमति के साथ होना चाहिए और कारण होना चाहिए उसका। और इसीलिए कहा गया उसको कि जिसकी जो योग्यता है अधिकारी का, उसका लाभ वहां की जनता को मिल सके। और इसमें और बाकी इसलिए देखिए, अधिकारी आजकल जवाबदेही तय क्यों नहीं होती है? किसी भी एसपी को पूछ लो, तो मैं क्या करूं साहब, थानेदार तो मंत्री जी लगाते हैं, फला एमएलए की डिजायर से लगता है, तो मेरे से क्यों पूछते हो आप? अगर जब अपन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करना चाहते हैं, तो मेरा विनम्र सुझाव ये है कि अधिकारियों को ये छूट होनी चाहिए कि हमारे इसके जुरिस्डिक्शन में जो अधिकारी है, किसको कहाँ पोस्टिंग होना चाहिए, उसको होनी चाहिए छूट। क्यों होनी चाहिए एमएलए की, भाई वहां के कार्यकर्ताओं की, उसको कार्यकर्ता की पसंद का यहाँ लगाओ वहां लगाओ। प्रशासन चलाना है, अच्छा चलाना है, और जनता को वास्तव में शासन का सही लाभ मिलना है। तो ये आप ऊपर कलेक्टर किसको लगाना है आप तय कर लीजिए, कहाँ लगाना है। फिर कलेक्टर को आपने लगाया अपनी पसंद का और ये अच्छा मानते हुए, तो उसको छूट दीजिए, भाई उसको अपने अधिकारियों को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उसको करना है, वो जवाबदेही तय कर सकते हैं। आप पूछ सकते हैं। आज 4-4 महीने में तबादले करके आप किसको पूछेंगे? वो कहते हैं मैं क्या जानूं, बाद वाले ने किया, पहले वाले ने किया। आज इसी में कोई जवाबदेही तय नहीं हो कर सकती है। और जो मैं फिर रिपीट करता हूँ, 3 साल का जो मैं बात कही है, ये निर्णय उच्चतम न्यायालय का है, बहुत पहले का निर्णय है, सिविल बोर्ड गठित, और खास तौर से आईएएस आईपीएस ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर्स की बात कर रहा हूँ मैं खास तौर से। जी, तो जगदीश शर्मा जी, एक तरफ तो ब्यूरोक्रेसी की, राजनीति की, विधायिका कार्यपालिका की लड़ाई झगड़े की चर्चा हम सालों सालों से सुन रहे हैं। दूसरी तरफ ये कि हम इस झगड़े को हम कायम रखना चाहते हैं, बनाए रखना चाहते हैं, ताकि जिसको जब जहां छूट मिल जाए, अधिकारी को इस बहाने से छूट मिल सकती है कि मैं कैसे जवाब दूं, क्योंकि मेरे अधीनस्थ अधिकारी की ड्यूटी तो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, और पॉलिटिशियन बच सकता है इस बात को कह के कि मैं क्या करूं साहब, मुझे अमुक अधिकारी कलेक्टर साहब जो है, सचिवालय में सचिव जो है, वो मुझे सपोर्ट ही नहीं करते, मेरे काम ही नहीं करते, इस फाइल आगे नहीं बढ़ाते। तो मतलब मिला जुला खेल दोनों का चलता रहेगा जब तक कि कोई पॉलिसी के लेवल पे स्पष्टता नहीं होगी। साख की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि गोविंद जी कह चुके छोटी मोटी बातें होती रहती है, सरकार की साख पे कोई फर्क नहीं पड़ता इन सबसे। नहीं, ठीक बात है। गोविंद जी तो इसी ढंग से बोलेंगे, क्योंकि अभी ताजा सरकार में आए हैं अभी, तो थोड़े दिन तो जरा यही चलेगा, बाद में खुद भी परेशान हो जाएंगे, देखिएगा। खैर छोड़िए, वेद जी और भानावत साहब और मुनेश जी, तीनों ने ये कहा है कि पॉलिसी बननी चाहिए। पॉलिसी क्यों नहीं बननी चाहिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के लेवल पर एक पॉलिसी जारी होती है, और वो जो जिस रेफरेंस दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, उसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने बाकायदे पॉलिसी बनवाई, जितने भी ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स, पुलिस में भी और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी। तो दो तरीके हो सकते हैं इसके। एक तो ये है कि भाई यूएस में और यूरोप के बहुत सारे और देशों में, बहुत सारे देशों में ये पॉलिसी है कि जो पावर में आती है पार्टी, वो अपने साथ अपनी ब्यूरोक्रेसी लेकर आती है, ताकि वो अपनी मर्जी से काम कर सके। नियम बना हुआ है, संविधान है, कानून है, ये सब तो है, लेकिन आप सेलेक्ट करके ले आइए आदमी की, भाई ये मेरा फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर होगा, ये डिफेंस मिनिस्टर होगा, ये डिफेंस सेक्रेटरी होगा, ये फला फला होगा, ये या स्टेट में ये चीफ सेक्रेटरी होगा, और ये कलेक्टर होंगे अलग अलग जिलों में। उसके बाद शिकायत नहीं रहनी चाहिए। फिर उसके बाद शिकायत करेगा कौन और किससे करेगा? तो ये तरीका हो सकता है कोई भी। मैं नहीं कह रहा कि भाई अपन को भी अमेरिका जैसा बन जाना चाहिए। हमारे यहाँ के सर्कमस्टांसेस अपने हैं, अमेरिका के अपने हैं, वहाँ चुनाव का सिस्टम भी अलग है, हमारे यहाँ भी अलग है। और हमारे यहाँ जिस तरीके से डेमोक्रेसी, हर छोटी मोटी बात पर डेमोक्रेसी को बीच में ले आते हैं। एक आदमी का पांव टूट गया, इस देश में डेमोक्रेसी सबसे ज्यादा नुकसान हो गई, टांग टूट गई बोले उस आदमी की। तो ये इस तरीके से डेमोक्रेसी और इनका हवाला देने की कोई जरूरत नहीं। आप पॉलिसी बनाइए, नेशनल लेवल की पॉलिसी एक बन जाए, स्टेट की पॉलिसी एक बन जाए, और हो सकता है कि
एजुकेशन और मेडिकल हेल्थ जैसे जो बड़ी संख्या में कर्मचारियों के डिपार्टमेंट हैं, लाखों में लोग काम करते हैं, उनके लिए आपको एक समग्र पॉलिसी बनानी ही पड़ेगी, वरना सर्विसेज में रेगुलरिटी नहीं आएगी। जैसे मैं उदाहरण दूं, हॉस्पिटल में जो स्टाफ पैरामेडिकल स्टाफ है या टेक्निकल स्टाफ है जो काम करता है, अगर आप उसको रोजाना तंग करोगे वो काम करना बंद कर देगा। एक दिन में जहाँ 40 टेस्ट कर रहा है वो माइक्रोस्कोप में देखकर और बता रहा है आपके ब्लड का सैंपल का टेस्ट करके, वो फिर 4 करना शुरू करेगा कि साहब ये माइक्रोस्कोप ठीक नहीं है, आज ये नहीं है, आज ब्लड का टेम्परेचर ठीक नहीं था फ्रिज में इसलिए ये गड़बड़ हो गई। तो आप क्यों रुष्ट करते हैं उसको? उसके बजाय पॉलिसी ऐसी रखी जा सकती है जिसको कि नेगेटिव एलिमिनेशन पॉलिसी कही जा सकती है कि जो काम नहीं करेगा उसको हटाने का एक तरीका हो सकता है। उन सबको आप कह दीजिए, एलिमिनेट करिए उस आदमी को वहां से जो काम नहीं कर रहा है या प्रोडक्टिविटी जिस लेवल की देनी चाहिए वो दे नहीं पा रहा है उसको। ये चीजें उसमें कंसिडर की जानी चाहिए, बजाय अब ये जातिवादी और ये सब तो चलती हैं, ये चलेंगी क्योंकि हमारे यहाँ चुनाव में ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। वोट दिलाने के लिए जाति का सहारा लिया जाता है, ये लिया जाता है तो आपको बहुत सारे जातिगत नेताओं के लीडर्स के हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं, तब आप जीत के आते हो। तो आपको फिर तबादला, फिर स्टाफ और इन सब में भी ये कंसिडर करना पड़ता है। ये मेरा सुझाव है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में करणवीर सिंह जी, पार्टी बीजेपी की आ रही है सरकार यहाँ पर, और बीजेपी में आपने सुना अभी पैनल में वरिष्ठ लोगों ने कहा, और जो मैंने केंद्र में भी बहुत करीब से इस बात को देखा है कि केंद्र में जब दूसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी तो जितने पीएस थे मंत्रियों के, उन पीएस को रिपीट नहीं किया जाएगा। अगर मंत्री दोबारा बने हैं तो पीएस दोबारा नहीं बनेंगे, ये पॉलिसी के लेवल पे हो गया था। और तमाम वरिष्ठ से वरिष्ठ मंत्रीगण भी जो है वो चाहते रहे कि हमारा पुराना पीएस मिल जाए, लेकिन मिला नहीं। पॉलिसी लेवल पर प्रधानमंत्री ने एक स्पष्टता वहां पर की, पारदर्शिता लाने की ब्यूरोक्रेसी में कोशिश केंद्र सरकार में रहते हुए नरेंद्र मोदी ने जो की, राज्य में भी कुछ उस तरह की कोशिश करना चाह रहे हैं। एक और इस तरह की बात आई थी कि जिस तरह की यहाँ पर पोस्टिंग्स हुई हैं स्टेट में सीनियर लेवल पे, आईएएस और आईपीएस लेवल पर, वहां पर ये संदेश देने की कोशिश भी है कि भ्रष्टाचार कम करना है। करणवीर सिंह जी, ये जो इतने तबादले हुए हैं सरकार की साख पर, इससे जो बट्टा लग रहा है वो तो एक अलग मुद्दा है। क्या आप इसमें ये महसूस कर पा रहे हैं कि करप्शन कम करने की नीयत सरकार की जो है उस वजह से ये छोटा मोटा ऊपर नीचे जो चीज चल रही है वो सब हो रही है? मेरे जी, करप्शन कम करने का प्रयास हो कहाँ रहा है? प्रयास तो वो हो रहा है कि दिल्ली से जो जिस तरह के तुगलकी फरमान आते हैं, चाहे वो एक्सचेंज का ट्रांसफर, अभी जो कन्हैयालाल चौधरी जी ने जो नया विरोध झेला है उसकी आपने शुरुआत में चर्चा की थी, शायद उसको हम गौण कर गए। वो मंत्री गजेंद्र सिंह जी के खिलाफ नारे लगा रही जनता, गो बैक के, और इस तरह की जो विरोध झेलना पड़ रहा है। तो ये भ्रष्टाचार का ये पैमाना ही तो है। किस तरीके से उन्होंने उनका ट्रांसफर किया, क्या वो कन्हैयालाल जी को समझा सकते थे मंत्री जी? क्या अभी हमारे गोविंद छिपा जी ने स्वीकारा है कि हमारे बहुत से संगठनात्मक और बहुत सारे इनके संगठन है, उनका दबाव ट्रांसफर पॉलिसीज पे रहता है। हमारे मुख्यमंत्री जी को पता नहीं होता, सीएस हमारे पर्चे बनाते हैं। तो जिस राज्य के मुख्यमंत्री का चयन पर्ची से हो रहा है तो वहां पर्चियां छिपा जी शायद सीएस ही बनाएंगे, मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं है। मुख्यमंत्री तो ताज्जुब करते हैं कि अच्छा इनका नाम लिस्ट में आ गया या नहीं आया। तो भ्रष्टाचार गौण होने की बात तो कहीं नहीं है, भ्रष्टाचार उसी तरीके से कायम है। पर हाँ मीना जी, भ्रष्टाचार का शायद जो हिस्सा है वो मुख्यमंत्री कार्यालय न होते हुए सीधा संघ मुख्यालय और दिल्ली जा रहा है। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार के कनेक्शन दिल्ली से हो गए हैं। वेद माथुर जी। देखिए मैम, एक बड़ी सिंपल सी बात है कि जो पहली बात तो ये है कि ट्रांसफर को लेके यदि कोई नीति बनती है उसका ये मतलब नहीं है कि 3 साल से पहले किसी भी आईएएस या आरएएस का ट्रांसफर असंभव है। यदि जनप्रतिनिधि को लगता है कि 5 बिंदुओं के कारण उसका ट्रांसफर होना चाहिए तो लिख के दे और उन 5 बिंदुओं के आधार पर 3 साल से पहले भी उसका ट्रांसफर हो जाए।
ये तो आपको मानना पड़ेगा कि यदि आपने अधिकारियों को एक खुली छूट दे दी कि 3 साल तक आपका ट्रांसफर नहीं होगा, तो ये जो निरंकुश सरकारी तंत्र है, मीना जी आपत्ति करेंगे कि मैं जेनरिक स्टेटमेंट देता हूँ, लेकिन ये जो निरंकुश सरकारी तंत्र है और निरंकुश हो जाएगा। तो आप नीति बनाइए, लेकिन नीति में ये लीवरेज रखिए कि जनप्रतिनिधियों की बात को पूरा महत्व मिले। या मीना जी मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, पिछले 5 साल से मैं ये चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि हमारे जो विधायक देवनानी जी थे विपक्ष के अंदर, वो कलेक्टर को कोई ज्ञापन देने जाते थे तो कलेक्टर बैठे बैठे ज्ञापन लेता था, कुर्सी से खड़ा नहीं होता था। एक ये सामान्य शिष्टाचार है। मैं जब बैंक के अंदर रहा हूँ, मेरे पास गरीब से गरीब व्यक्ति आया है तो मैंने खड़े होकर उसका स्वागत किया है। तो ये खैर लंबी कहानी। तो वो पहली बात। दूसरी बात, अजमेर के जो एसपी होते थे, उन्होंने देवनानी जी को कई बार कहा कि आप मुझसे बात करें तो आवाज नीची रखें। गनीमत है उन्होंने ये नहीं कहा कि आप नजरें भी नीची रखें। तो ये जो वो जो देवनानी जी हैं या कोई भी विधायक है, मंत्री है, वो मामूली आदमी नहीं है। वो हम जैसे 10 लाख 5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। यदि 5 लाख लोगों के प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति का इस तरह अपमान होगा या अनदेखी होगी, तो कैसे फिर इस लोकतंत्र का क्या अर्थ है? तो पहली बात ये। दूसरी बात ये है जो इस आज की चर्चा परिचर्चा से उभर के आती है, वो ये है कि भाई स्थानांतरण के लिए नीति होनी चाहिए और उस नीति में परफॉर्मेंस का महत्व होना चाहिए। और परफॉर्मेंस का जो आकलन है उसमें कोई ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि आप कलेक्टर्स के लिए 20 पैरामीटर बना दें कि वे प्रधानमंत्री की फला योजना में यदि आपके जिले में काम होगा तो इतने नंबर मिलेंगे, इसमें इतने मिलेंगे। मैं जब गुजरात का हेड रहा, पंजाब नेशनल बैंक में मध्य प्रदेश का हेड रहा, तो मैंने अपने स्तर पे एक सॉफ्टवेयर बनाया। उस सॉफ्टवेयर से हम मैनेजर्स की परफॉर्मेंस को एनालाइज करते थे। तो जब भी कोई मीटिंग होती थी तो मैनेजर को पता लग जाता था कि मैं 5वें नंबर पे हूँ या 150वें नंबर पे हूँ। तो खुद भी अपने आप को इम्प्रूव करने का प्रयास करता था। उसको कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता क्यों, वो विश्लेषण कंप्यूटर ने किया है। ठीक है ना? तो पॉलिसी होनी चाहिए, उसमें ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए और जो जनप्रतिनिधि है उनके पास स्थानांतरण का अधिकार होना चाहिए। लेकिन उनको भी ये समझना पड़ेगा कि वो तबादले का उद्योग खोल के ना बैठे। ज्यादातर लोग ऐसे भी होते हैं जो तबादला को आय के साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। मैंने ऐसे विधायक जो ये कहते हैं कि आपको डिजायर करने लिखने का 5,000 रुपए लूंगा, आपका ट्रांसफर हो या ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन 5,000 रुपया सिर्फ डिजायर लिख के देने का देखे हैं। तो बहुत कुछ है, ये पूरी व्यवस्था है, इसमें कुछ बदलाव चाहिए। वो तभी आएगा जब इसमें ऑब्जेक्टिविटी होगी, उसमें कंप्यूटर का इन्वॉल्वमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसा मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर अध्यापकों के जो ट्रांसफर है वो कंप्यूटर करता है। तो कुल मिला के इस पे दोबारा से एक मंथन की और चर्चा परिचर्चा की और निर्णय की जरूरत है। जी गोविंद जी, आखिरी टिप्पणी आपकी। साख सरकार की कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी अहम है, या फिर ये छोटी मोटी बातें हैं जैसा आपने कहा? नहीं देखिए, मैं वेद माथुर जी की बात से सहमत हूँ। वाकई एक पॉलिसी बननी चाहिए, उस पर काम होना चाहिए। और उन्होंने, वेद जी ने बहुत नपे तुले शब्दों में सारी बात कह दी है। मैं आखिरी में एक जवाब दे देता हूँ, बस ये तुगलकी फरमान वाली जो बात कही इन्होंने, देखिए जब वो एक ऑर्डिनेंस फाड़ा था राहुल गांधी जी ने मनमोहन सिंह जी का पास किया हुआ, तो आप देखिए दिल्ली की ओर तो सबको देखना पड़ता है, आप इससे बच नहीं सकते। लेकिन कौन कितना देखता है, अगर आप अपने गरेबान में झांक के देखेंगे तो हम बहुत अच्छे नजर आएंगे आपको, करमवीर जी। अपनी अपनी आप बहुत अपनी बहुत नजरों में अच्छे शुक्रिया, नजर आएंगे। नजर बहुत अच्छा बहुत आना है, शुक्रिया, जनता की बहुत नजरों बहुत में आइए, शुक्रिया, आपका बहुत स्वागत बहुत करेंगे। शुक्रिया। ये कोई पॉलिटिकल मंच की डिबेट थोड़ी है कि आप दोनों एक दूसरे के सवाल जवाब का यहाँ पर मंच तलाशते रहें। जिस मुद्दे पर हम हैं उसी मुद्दे पर हम विराम देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर हमारी कोशिश होती है हर दिन कि हम आम आवाम के मुद्दों को आम आवाम के साथ साझा करें। जिस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जनता के बीच चर्चा है कि सरकार की कोई स्थिरता इसमें नजर नहीं आ रही है, सरकार का इसमें बहुत ही ढुलमुल रवैया देखने को मिल रहा है। नई सरकार है और नई सरकार के नए मुख्यमंत्री कितना इन तबादलों में खुद इन्वॉल्व हैं और कितना उनके आसपास सीएस और तमाम जो अधिकारी हैं वो उन्हें चला रहे हैं, इसी तरह की चर्चाओं को कैसे विराम देना है, ये राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को सोचना है।
ताकि राज्य में कामों की रफ्तार बढ़े, बनिस्पत ट्रांसफर लिस्ट की रोजाना जो आने वाली रफ्तार है उसको कम करे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका न्यूज़ 24 पर हमारे साथ बने रहने के लिए। कल शाम 6 बजे फिर मुलाकात होगी।